हाय स्टूडेंट, आज हम लोग ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री दूसरे चैप्टर सॉल्यूशन का हम लोग वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जो उसका सॉल्यूशन का जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल है जो पूछे गए हैं सवाल आपको प्रीवियस 10 ईयर्स में, वो भी सवाल इसमें है। कुछ नए सवाल हैं जो नहीं पूछे गए वो भी है। तो न्यूमेरिकल ही पार्ट्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट्स में सबसे पहला है कि निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। अगर आपको दे देगा कुछ यौगिक दे दे, कुछ मॉलिक्यूल दे दे, आप बोले कि आप बताइए कि उसमें किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ठीक, क्वथनांक का पूछ रहे हैं, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, किसका इसमें बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। दिया जैसे सबका, देखिए मोल जो है आपका सबका समान दिया है, उसमें कोई अंतर नहीं है, 1.0 1.0 सब है। बस आपका ये यौगिक जो है ये NaOH है, यहाँ जो यौगिक है Na2SO4 है, यहाँ जो यौगिक है NH4NO3 है, और यहाँ का जो यौगिक है ये कुछ छूटा हुआ यहाँ पर है, यहाँ का जो यौगिक है KNO3 है। ठीक है, ये यौगिक है यहाँ पर। अब ये KNO3 यौगिक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किसका क्वथनांक अधिक होगा। तो सबसे पहला लेते NaOH का। अगर NaOH मॉलिक्यूल ले लें NaOH, तो देखिए NaOH को जब भी तोड़ते हैं हम तो Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर जो आपका आई फैक्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक कहा जाता है, 1/2 गुणांक। तो ये आई फैक्टर ये आयनों को जोड़कर होता है। तो इसमें देखिए ये आयन क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो यहाँ आई फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर Na2SO4 की, तो ये आपका जो टूटता है ये टूटता है Na प्लस में SO4 2 माइनस में। तो यहाँ 2 हम लोग सोडियम दे देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, कितने आई फैक्टर हो गए इसका, 3। ठीक है, इसकी बात करें हम अब NH4 NO3, तो ये टूटता है NH4 हमेशा +1 में NO3 -1 में। तो यहाँ पर आई फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला है KNO3, KNO3 K प्लस में NO3 किसमें, -1 में। तो यहाँ पर आई का मान भी 2 हो जाएगा। तो सबके आवश्यक को जोड़ दिया, वो क्या होता है, 1/2 गुणांक होता है। तो आपको याद रखना कि 1/2 गुणांक जिसका ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। यानी आप लोग का कहना कि आई फैक्टर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक। जिसका क्वथनांक ज्यादा उसका आई फैक्टर क्या हो जाएगा, उसके जिसका आई फैक्टर ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। तो इसमें ज्यादा क्वथनांक किसका दिख रहा है, देखिए इस वाले का दिख रहा है 3। आई ज्यादा किसका दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि आई फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इस चारों मॉलिक्यूल जो दिया हुआ, चारों जो यौगिक दिया है उसमें Na2SO4 का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि Na2SO4 का I बराबर 3 जो सबसे अधिक है, और सबसे अधिक है तो इसका आई फैक्टर भी, इसका क्वथनांक भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल, बी नंबर। दूसरा सवाल है, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, यानी ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। हमें कंसंट्रेशन C का मान निकाल देना है। इसका आंसर गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, गिवन दैट टेम्परेचर दिया हुआ है, ताप दिया हुआ है, ताप T बराबर 300 केल्विन दिया। ठीक है, उसके बाद दिया है इसका परासरण दाब, परासरण दाब
प्रसार दाब को पाई से दर्शाया जाता है, तो पाई का मान दिया है प्रसार दाब बराबर 0.0821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम। अब ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन यानी सी का मान निकालिए। तो हमको पता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि प्रासरण दाब पाई बराबर होता है सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। तो पाई का मान हमको दिया है, सी का मान निकालता, सी बराबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा आर टी। आर टी यहाँ पे आर क्या है, सात्विक नियतांक है, इसका आर का मान कांस्टेंट होता है, वो आर का मान हमें रखना क्या है बताते हैं। सी का मान निकालना है यहाँ पर, पाई का मान हमारे पास दिया है 0.0821 पाई बटा आर का मान हमको एटीएम जो यूनिट दिया ना उसी के आर का मान अलग अलग होता है, 3 4 5 मान आर का अलग अलग होता है। तो एटीएम दिया है, तो एटीएम में जो आर का मान होता है वो यहाँ पर हम आर का मान लिख देंगे, उसका भी कितना हो जाता है आर का मान, यहाँ लिख लेते हैं आर बराबर हमें क्या लिखना है 0.0821 लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स, ये आर का मान होता है इस यूनिट में। अलग अलग यूनिट में अलग अलग मान होता है, तो एटीएम दिया था हमने, एटीएम के यूनिट में ले लिया आर का मान। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आर का मान उतना ही दिया 0.0821 इंटू टी का मान कितना दिया 300 केल्विन। ठीक है, अब ये तो पूरा कट जाएगा सेम, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 300, और जब इसको भाग करेंगे तो 0.0033 m हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, देखिए आंसर इसमें से आंसर यहाँ पर दिया आंसर, ये आंसर गलत दिया है, डी ऑप्शन भी गलत दिया है, आपको 0.0033 m होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से ये आंसर निकल गया। 2 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलियन की मोलरता क्या होगी। तो विलियन में सबसे पहले हम आंसर बनाने के लिए गिवन दैट लिख देते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है, क्या किया है, विलियन में 200 ml, तो 200 ml का मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम दिया, क्या दिया वॉल्यूम, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं V बराबर आयतन बराबर 200 ml, आयतन दे दिया है। ठीक, अब आयतन को हम इसमें लीटर में चेंज करेंगे, तो आप लीटर में जरूरत पड़ेगा, तो देखिए मोलरता में लीटर में होता है, तो चेंज करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, इतना दे दिया है। और उसके बाद दिया है क्या 2 ग्राम NaOH, तो NaOH की द्रव्यमान दे दिया है, NaOH का द्रव्यमान, तो NaOH का द्रव्यमान हम W से द्रव्यमान को दर्शाते हैं 2 ग्राम घुला हुआ, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करता है। विलियन का मोलरता हमें ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है NaOH की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। तो मोलों की संख्या जब भी निकालेंगे तो क्या होता है, मास गिवन बाई मोलर मास, यानी द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान या अणु भार, इसका अणु भार भी निकाल लेते हैं हम साथ साथ में। तो NaOH का अणु भार कितना होगा या आणविक द्रव्यमान, जो भी इसको m से दर्शाया जाता है। मोलिकुलर मास बोलिए, मोलर मास बोलिए, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास बोलिए, सबका हमने एटॉमिक मास निकाल देते हैं NaOH का पूरा। तो Na का कितना हो जाता है, सोडियम, सोडियम का होता है 23 प्लस, फिर क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 1, तो सबको जोड़ देंगे तो इतना 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं NaOH की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमको जरूरत पड़ेगा, निकाल लेते हैं क्या कि NaOH के मोल लिखे चाहे मोलों की संख्या लिखे, बात की है, तो NaOH की मोल बराबर कितना हो जाएगा, n से दर्शाते हैं मोलों की संख्या बराबर, तो मास गिवन W बाई m, W कितना दिया है 2 ग्राम, m कितना आया 40 ग्राम, हटा देते हैं 20 बार में 1/20, इसको इसे रहने की जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, अब हमारे पास जो निकालना है, क्या निकालना, मोलरता निकालना है। अब मोलरता निकालने के लिए हमने सब चीज निकाल लिया है, तो मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर, अब यहाँ पर जो दिया है NaOH की मोल, तो मोलों की संख्या या मोल कहिए, कोई कुछ भी कहिए, मोलों की संख्या बटा आयतन, किसका आयतन, विलियन का आयतन, क्योंकि हमारा विलियन का आयतन हमारा दिया है, विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन। अब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, हमने फार्मूला दिया है उसमें मास रख दीजिए, NaOH की मोलों की संख्या निकाल लिया 1/20, 1/20 रख दिया। इसका आयतन जो दिया है वो हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में,
इसमें लीटर में होना चाहिए। इसको लीटर में यहीं कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने कि 200 हम बटा कर दिया 1000 से भाग, बन गया लीटर। 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कटा दीजिए, कितना हो गया 2 गुने 10 के पावर -1 लीटर। ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, बाद में इसको कटा देंगे, चाहे 2/10 ही लिख दीजिए। एक काम कीजिए 2/10 लीटर लिख दीजिए। अब यहाँ कर दिया 2/10 लीटर। अब इसको कटा देते हैं, 1/20 गुने, अब 10/2 हो गया, पलट गया, जब गुना करें तो 0 से 0 कट गया, 1/4 कितना हो गया 1/4 यानी 0.25 देखिए आंसर दिया, ये नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, NaCl का अणु द्रव्यमान 58.5 है, 1 बिलियन जिसमें 5.85 ग्राम NaCl प्रति लीटर उपस्थित है तो होगा 1 मोलर होगा या 0.1 मोलर होगा या 2 मोलर होगा 0.585 मोलर होगा। चलते हैं इसको भी हम लोग करते हैं आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी लिखते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है। तो NaCl का अणु द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं, सॉरी अणु द्रव्यमान दिया है इसका, यानी अणु द्रव्यमान मतलब इसका द्रव्यमान दे दिया है कितना 58.5 दे दिया। 1 बिलियन जिसमें 5.85 ग्राम NaCl प्रति लीटर है, तो हम दो चीजें दिया हुआ, पहले दिया है क्या NaCl का अणु द्रव्यमान, यानी अणु भार बोल सकते हैं, अणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, NaCl का अणु द्रव्यमान या अणु भार। तो अणु भार बराबर कितना हो जाएगा, तो अणु भार जब भी अणु द्रव्यमान लिखते हैं इसको m से दर्शाया जाता है, आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं इसको, मोलर मास मोलिकुलर मास यही है, बराबर कितना दिया हुआ है 58.5। ठीक है, और दूसरा दिया है 1 बिलियन जिसमें 5.5 एक NaCl, तो 1 बिलियन, तो यहाँ पर दे दिया NaCl का द्रव्यमान सिर्फ दिया है, ये द्रव्यमान यानी W का मान दे दिया NaCl का 5.85 ग्राम, तो प्रति लीटर उपस्थित है, तो आयतन दे दिया एक प्रति लीटर मतलब क्या दे दिया, ये आयतन है, क्या है ये आयतन है, वॉल्यूम है, तो आयतन दे दिया है, आयतन कितना दिया है, आयतन वॉल्यूम बराबर दे दिया है 1 लीटर, तो लीटर में दे दिया। उपस्थित है तो मोलर, अब मोलर ज्ञात करना है, यानी मोलर हम क्या ज्ञात करने हैं, मोलरता ज्ञात कर देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। अब यहाँ पर सीधे लिखते हैं मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल, इसका निकालते हैं हम लोग क्या, अभी हम पीछे निकाला NaCl का मोल यानी मोलों की संख्या, अब बटा क्या हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, यानी मोलरता बराबर बन जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल n, अब बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल को हम चेंज कर देते हैं क्या, मास गिवन बाय मोलर मास इसकी NaCl का, बटा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम रहने देते हैं इसको इतना ही। ठीक है, तब निकाल दीजिए मोलरता बराबर वॉल्यूम में नंबर ऑफ W हो गया, W कितना दिया है हमारे पास 5.85, अब बटा m के दिया है 58.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमारा कितने थे 1 लीटर दे दिया। अब 1 लीटर तो खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 5.85, अब बटा हो गया 58.5, दशमलव उड़ा देंगे दोनों तरफ से, तो देखिए 585 हो गया, और नीचे से दशमलव उड़ा दिया तो ये भी बन गया। अब यहाँ से दशमलव, एक अंक का दशमलव है तो 1 जीरो पर चला गया, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या आ गया 2 जीरो आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, कितना बचा 1/10, 1/10 को कह सकते हैं 0.1, तो आपका जो मोलरता निकला 0.1, ये बी ऑप्शन सही है आपका, ये अपन के अंदर बी ऑप्शन 0.1 मोलर, मोलरता निकाला मोलर। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल हो गया, चौथा न्यूमेरिकल। अब देखते हैं हम लोग पांचवा न्यूमेरिकल क्या है। पांचवा न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन चैप्टर का, दूसरे का CaCO3 के 1000 ग्राम में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है,
तो विलियन की सांद्रण है। तो इसमें सांद्रता वाला ये क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसमें हम पीपीएम निकाल देना है, करना है 100 ग्राम इतने ग्राम में। 1000 में जहां बात होता है तो पीपीएम की बात होती है, पार्ट पर मिलियन। तो हम डायरेक्ट पीपीएम का फॉर्मूला लिख देते हैं इसमें, क्या पीपीएम बराबर होता है, देखिए अब 10 है ये, तो 10 ग्राम में कितना में 10 ग्राम है 1000 में। अब पीपीएम जब भी निकालते हैं पार्ट पर मिलियन में तो 10⁶ से गुना कर देते हैं। 1000 में 10 ग्राम कर है तो 10/1000 अकुने और 10⁶ पीपीएम जब भी निकालते हैं हम लोग पार्ट पर मिलियन, अब दे इसको पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन में हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर में जो द्रव्यमान दिया रहता है, नीचे जो उसका ग्राम टोटल दिया रहता है उसको अगुने 10⁶ से गुना कर दे, उसको पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको यहां से कटा दीजिए, 10 अगुने 10⁶, इसको 10⁻³ कर दीजिए, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, ये पूरा कट गया 3 यहाँ से, यहाँ 10 बचा अगुने 10⁻³ यानी 10 के ऊपर 3 जीरो, इतना पीपीएम। क्योंकि पीपीएम में हमारा आंसर दिया था इसलिए पीपीएम में हमने निकाल दिया, इसका पीपीएम निकालेगा तो डी ऑप्शन इसका सही है, 10,000 पीपीएम। ठीक, अब चलते हैं 7 नंबर सवाल में। 1m H3PO4 विलयन की समानता होगी। ठीक, अब हमें समानता निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि दिया क्या है आंसर में, गिवन दैट क्या क्या दिया है। इसमें सबसे पहले दिया आपका कि 1m यानी मोलरता दिया है, मोलरता बराबर 1m। अब H3PO4 विलयन की, तो इसका पहले हम लोग निकाल देते हैं क्या कि H3PO4 की आणविक द्रव्यमान अणु भार कितना है। तो लिखा H3PO4 का अणु भार बराबर, तो H3 3H है तो 1 × 3 प्लस, उसके बाद P है, P होता है 31 प्लस, और उसके बाद 4 इसका हो गया 4, ऑक्सीजन 4 है तो 16 हो गया ऑक्सीजन का, ये भी जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 64 64, तो ये पूरा जोड़ेंगे टोटल था 3 1 4 4 1 5 5 3 8 1 8 हो गया, 8 6 3 9 98 ग्राम। ठीक है, अब इसका समतुल्य भार निकाल लेते हैं किसका, H3PO4 का, क्योंकि समानता निकालना हमको समतुल्य भार जरूरी है इसका। तो H3PO4 का समतुल्य भार, H3PO4 का समतुल्य भार बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, समतुल्य भार बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें हमने समतुल्य भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान यानी अणु भार, आणविक द्रव्यमान हम अणु भार लिखे, अणु भार लिख रहे हैं बराबर BCCT क्षारकता। ठीक, अब यहाँ पर अणु भार कितना है 98 निकाल दिया हमने H3PO4 का, इसकी बेसिसिटी H3PO4 कितना देगा 3 देगा, बेसिसिटी कितना देता है इसका, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 3 बेसिसिटी ये देता है, 3 क्षारकता देता है, तो हमने 3 से इसको भाग कर दिया। तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगा कटाने के लिए। अब हमें समानता निकालना है, समानता, तो समानता बराबर होता है, समानता बराबर होता है मोलरता गुने अणु भार बटा समतुल्य भार, जो हमने अभी निकाला समतुल्य भार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बराबर मोलरता कितना दिया 1 में गुना कर दिया, अणु भार हमने निकाला यहाँ पर 98 बटा समतुल्य भार अभी हमने निकाला 98/3। अब करते हैं 98 बटा 1 गुने 3 बटा 98, तो कट गया यहाँ से। ठीक है, कितना बचा 3, ये हो गया आंसर 3n, डी ऑप्शन सही है, 0.3.0n 0.3। तो ये आपका आंसर है इसका 6 नंबर का। 7वां सवाल 0.2n Na2CO3 विलयन की मोलरता होगी। अब इसकी मोलरता कौन सी होगी, क्या होगी, अभी हमें निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे जब आंसर।
सॉल्यूशन तो गिवन दैट क्या कहते हैं Na2CO3 दिया है यहाँ पर Na2CO3 की 0.2n, तो 0.2n अभी देखिए 0.2n निकाला मतलब श्यानता निकाला था अभी हमने इसमें, तो श्यानता ही दिया है तो हमने लिख दिया श्यानता, क्योंकि हम समानता बराबर 0. कितना दिया है 2n, तो श्यानता दे दिया यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ कर मूलरता निकालेगा तो श्यानता निकालेंगे तो यहाँ से मूलरता निकल जाएगा, यही चीज उधर भेज देंगे, यही फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें क्या की जरूरत पड़ेगा, अनुभार की समतुल्य भार की जरूरत पड़ेगा, दो चीजें की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान या अणुभार, तो अणुभार बराबर हो जाएगा सोडियम, तो हो जाएगा 23 × 2 अब प्लस कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 × 3, सबको हमने अगर गुना कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23 × 46 प्लस 12 प्लस होती है 48, जोड़ दीजिए 8 10 16 6 हासिल 1 4 4 8 1 9 1 10 106 ग्राम, ये निकल गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे समतुल्य द्रव्यमान निकालना हमको, समतुल्य भार या समतुल्य द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालते हैं Na2CO3 का समतुल्य भार, समतुल्य द्रव्यमान है समतुल्य भार बराबर हमने समतुल्य भार निकाला था, हमने निकाले अणु भार बटा बेसिसिटी, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं अब। तो अणु भार कितना हमारे पास 106, ये Na2CO3 हमें बेसिसिटी 2 देगा, हमने 2 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, कटता है तो कटा दीजिए, तो कट जाएगा 2 5 10 2 3 6 यानी 53 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या निकालना है, हमको फॉर्मूला पता है क्या कि इसकी जो मूलरता होती है वो क्या हो जाता है, मूलरता का फॉर्मूला तो समानता, मूलरता इधर लेके जाएंगे समानता इधर लेके आएंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर मूलरता बराबर समानता गुने, ये ऊपर पलट जाएगा, तो समतुल्य इधर हो जाएगा भार आ बटा अणुभार गुने समतुल्य पलट जाएगा समतुल्य भार आ बटा अणुभार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सबका मान लिख दीजिए, कितना समानता कितनी है 0.2 गुने समतुल्य भार अभी हमने निकाला कितना 53 बटा कितना हो जाएगा अणुभार निकाला 106, तो 53, अभी हमने इसको डिवाइड किया था कटा वही से 53 दूना 2 दे दीजिए, 2 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा 0.2 है, तो 0.2 है तो ये 10 हटाएंगे तो 2/2 गुने 1/10, तो 2 से 2 कट गया 1/10 यानी 0.1 इसमें m निकला मूलरता m, ठीक है, तो मूलरता हमने निकला तो 0.1 यानी ऑप्शन कौन सा 0.1 सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने कितना न्यूमेरिकल कर लिया 7 न्यूमेरिकल कर लिया, हम सीखते 8वां न्यूमेरिकल पर। ठीक है, 8वां न्यूमेरिकल 0.2m, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 0.25 ग्राम मोल H2SO4 में का कितना ग्राम है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं क्या कि जो दिया है उसको H2SO4 का अणु भार निकाल लेते हैं, अणु भार बराबर हमको पता है कि हमें 98 होता है, लेकिन आप निकाल के दिखा रहे हैं H2SO4 का, तो 1 हो गया 1 × 2 प्लस सल्फर कितना हो जाता है, सल्फर यहाँ पर 32 हो जाएगा अगुने, ये ऑक्सीजन होता है 16 अगुने 4, तो टोटल को जोड़िएगा तो आ जाएगा 98 ग्राम, गुना करके जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर H2SO4 का द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है ग्राम मोल, कुछ सूत्र अलग से लगता है, ग्राम मोल अगुण है अणुभार, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, तो ग्राम मोल मतलब ग्राम मोल यहाँ दिया हुआ आपका
ये चीज़ दिया है, ये ग्राम मोल है आपका। तो 0.25 ग्राम मोल अगुने अभी अणुभार निकाला हमने 98, दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 24.5। आंसर बी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 0.25 सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन के 4 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाकर तनु किया गया है, तो नए विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अब इसमें क्या किया कि अब सोडियम क्लोराइड का ये दिया हुआ कि जलीय विलयन है 0.2 अब इसमें हमने क्या कर दिया, विलयन में 4 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाकर, अब 4 लीटर है इसका, उसमें 1 लीटर हमने पानी मिलाकर इसको तनु कर दिया, पतला कर दिया गया, और तो नए जो विलयन बना उसकी मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन में गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब नया अब पुराना निकालना है तो पहले वाला मोल पुराने वाला मोल सब लिखेंगे, तो इसको M1 कर देते हैं। तो M1 बराबर 0.02। ठीक है, इसकी वॉल्यूम दी हुई है 4 लीटर, तो यहाँ पर V1 बराबर कितना हो जाएगा 4 लीटर। ठीक, उसके बाद करें 1 लीटर, यानी यहाँ पर हमें V2 दे दिया 1 लीटर। तो V1 दिया है 4 लीटर, 1 लीटर मिला दिया गया है, तो V2 तो 5 लीटर हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम जुट जाएगा है। V2 बराबर कितना हो जाएगा 4 लीटर पहले वाला, 1 लीटर मिला दिया हमने, 1 लीटर मिला दिया तो कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। तो V2 बढ़ गया, क्योंकि 4 लीटर पहले था V1, उसमें 1 लीटर हमने मिला दिया, तो V2 थोड़ा होगा, पूरा कितना हो जाएगा V2 का चेंज कितना हुआ। और वहां पर हमें क्या निकाल देना, M2 का मान पूछ रहा है, निकाल दिया, नया जो नए विलयन की मोलरता होगी M2 का मान निकाल देना है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए मोलरता समीकरण से, मोलरता समीकरण से फार्मूला पढ़े हैं क्या कि M1 V1 जब हम मिलाते हैं बराबर M2 V2, दोनों विलयन का मोलरता वॉल्यूम गुना हो जाता है, वो बराबर होता है आपस में, जितना हमने वॉल्यूम मिला है उतना मोलरता बढ़ जाएगा। या अब यहाँ से हमें M2 निकालना है तो M2 का फार्मूला निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा M1 V1 बटा V2 हो जाएगा। अब यहाँ मान रख दीजिए, M1 का मान कितना है 0.02 इंटू V1 का मान कितना है 4 बटा V2 का मान है 5। अब यहाँ पर गुना करेंगे जब, तो दशमलव हटा दीजिए, तो 2 हो गया, 4 हो गया, नीचे 5, जितना दशमलव हटाए 2 तो 100 आ गया यहाँ पर। अभी बराबर हो जाएगा 50 ग्राम कट जाएगा, 50 दूना 100, और फिर 4 से कटा दीजिए, 2 दूना 6, और 25 दूना 50, 25 बचे 125, तो हो जाएगा 2 बटा 125, इसको भाग दिया जाएगा तो 0.016 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, डी नंबर ऑप्शन 0.016। अगला सवाल है 10 नंबर। 10 सवाल है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.51 है, तो 0.1 मोलल NaCl के जलीय विलयन का क्वथनांक होगा लगभग किसके बराबर होगा, लगभग ज्ञात करना है। तो गिवन सॉल्यूशन करने के लिए गिवन दैट दिया क्या है, उन्नयन स्थिरांक को Kb से दर्शाया जाता है, किससे Kb से, उन्नयन स्थिरांक को Kb से दर्शाया जाता है, क्योंकि उन्नयन स्थिरांक इस दिया है क्या 0.51, ये उन्नयन स्थिरांक है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मोलल दिया है, तो मोलल को हमने छोटा m से दर्शा देंगे, 0.1 दिया है, ये मोलल NaCl का। अब कह रहा है क्या कि जलीय विलयन का क्वथनांक होगा, तो क्वथनांक को डेल Tb से कितना बढ़ा, तो डेल Tb से दर्शाया जाता है। ये फार्मूला होता है Kb इंटू मोलल m होता है। अब बस सिर्फ हमको मान रख देना है, इसलिए डेल Tb बराबर कितना हो जाएगा, Kb का मान 0.51 अगुने m का मान 0.1, तो दोनों को जब आपस में हम लोग गुना कर देंगे तो 1 से गुना होगा, और 2 अंक 3 अंक दशमलव बढ़ जाएगा, तो यानी 0.051 आ जाएगा, दशमलव बैठ गया, ये डेल Tb का मान निकल गया। अब विलयन का क्वथनांक हम निकालेंगे, विलयन का क्वथनांक बराबर, तो विलयन का क्वथनांक जब भी निकलता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें 100 में जोड़ देते हैं, जितना हमारे क्वथनांक इतना बढ़ा वो 100 में जोड़ देते हैं।
कि क्वथनांक कब होता है हमको पता है क्या, किसी विलयन का क्वथनांक कितना है, जलीय विलयन है तो क्वथनांक उसका 100 ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 में हम क्या करेंगे, जितना ये हमको चाहिए बढ़ा है उसको जोड़ देंगे, 0.051 051 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100.051 डिग्री सेल्सियस कर दिए। 100 डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है, इतना डिग्री सेल्सियस ये बढ़ गया, डेल टी बी का मान, तो दोनों को जोड़ दिया गया तो आ गया ये, यानी आपका आंसर कौन सा होगा 0.100, ये ऑप्शन सही है। जीरो 5 दिया, 1 नहीं दिया, आंसर सही है ए नंबर। चलते हैं 11 नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल क्या करता है, एक विलयन जिसमें 125 ग्राम बेंजीन के किसी पदार्थ का 3.3 ग्राम है तो 80.66 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है, तो बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस था। बेंजीन के लिए केबी का मान 3.28 किलो के पर मोल या मोल इनवर्स है, तो पदार्थ का अणु भार होगा। तो हम अणु भार निकलता है, तो पहले हम लिख देते हैं सोल्यूशन के लिए गिवन दैट क्या क्या है। गिवन दैट में देख लेते हैं क्या, एक विलयन जिसमें 125 ग्राम यानी W1 का मान दे दिया है, क्योंकि अलग अलग दर मान दिया तो हमने मानना पड़ेगा 125 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम बेंजीन के किसी पदार्थ की इतना ग्राम, तो इतना ग्राम यानी W2 का मान कितना हो जाएगा 3.3 ग्राम। तो 86 ताप पर उबलता है, तो उबलता है 86 ताप पर, यानी इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा क्या, उबलता है तो बेंजीन का क्वथनांक इतना है, तो इसको कर दीजिए क्या, डेल टीबी का मान निकाल लीजिए पहले। यहाँ पर चेंज जितना हो रहा है तो डेल टीबी का मान हो जाएगा 80.66, इतना पर इतना उबलता है, तो ये जो ज्यादा वाला में से हम कम वाला माइनस कर देंगे, कितना बढ़ा हो पता चल जाएगा। 80 वाला में कितना हो जाएगा 0.66 डिग्री सेल्सियस, इतना क्या होता है डेल टीबी का मान हो गया, हमने घटा दिया। अब यहाँ पर जो केबी का मान है वो कितना दिया हुआ है 3.28 के मोल इनवर्स, कुछ यूनिट छूटा तो नहीं है, देख लीजिएगा तो के मोल इनवर्स। ठीक, अब हमें क्या निकालना है M2 का मान निकालना है, कि पदार्थ के अणु भार क्या होगा, यानी M2 का मान निकाल देना है। तो M2 का मान निकालने के लिए एक M2 का फॉर्मूला होता है, M2 बराबर KB इंटू, हम लोग फॉर्मूला पहले निकाले हुए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, 1000 डिवाइडेड बाई डेल टीबी इंटू W1। अब यहाँ मान रख दीजिए 3.28 गुने 3.3 गुने 1000 डिवाइडेड बाई 0.66 गुने 125। ठीक है, ये माना गया। इस मान के बाद हम लोग निकाल दें 3, सबका दशमलव अगर हटा दिया जाए, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 328 गुने, इसका दशमलव हटा देंगे तो 33 गुने 1000 डिवाइडेड बाई, इसका दशमलव हटा देंगे तो 66 गुने 125 गुने, तो यहाँ से दशमलव हटाया हमने 2 अंक के बाद तो 100 इसका आ गया, फिर इनका मतलब ये था 10 आ गया, इधर से हमने क्या किया, यहाँ दशमलव 2 हटाया तो ऊपर चला गया 100, तो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, सबको जब आपस में इधर से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 10,000 1,08,240 बट्टा 825, सबको जब भाग कीजिएगा तो 131.25, तो 131.2 यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा। 25 में 20 आएगा तो 2 छोड़ दीजिए, 131.2, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल चलते हैं 12 नंबर पर। ठीक है, 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या है, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की मृदता ज्ञात करें। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या क्या दिया है, गिवन दैट
गिवन दैट में किया है, पहले दिया आयतन दिया है यानी वॉल्यूम दिया है V बराबर, ये हम लोग सवाल पहले किए हैं क्या? सवाल हम लोग पहले आई थिंक किए हैं, ये रिपीट सवाल है क्या? देख लेते हैं सेम सवाल। किसी विलियन के 200 ml से याद आया, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम एनएच घुले हैं तो विलियन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है ये हम लोग कर चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम सवाल है, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल पीछे आप लोग देखिए, सेम सवाल है। चलते 13 नंबर सवाल में। ठीक है, 13 नंबर सवाल में क्या दिया है? सॉल्यूशन चैप्टर है। 5% केन शुगर अणुभार जिसका इतना दिया हुआ आइसोटोनिक है। कैसा ये केन शुगर? आइसोटोनिक, याद रखिएगा। 1% घोल X के साथ है, मैंने उसमें 1% X घोला हुआ है, कोई है X है, कोई भी यहाँ पर मोलिक्यूल है, चाहे कोई भी अणुभार है, अणु है या फिर परमाणु है, कोई भी यहाँ घोला हुआ जिसका X है, तो X का अणुभार होगा, मान जो X इसमें घोला हुआ 1% इस केन शुगर में, उसका अणुभार कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, जो दिया 5% केन शुगर का मतलब हुआ, इसका सॉल्यूशन करना है। इसको जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, क्योंकि अब 5% है तो 5 मतलब 5 ग्राम। क्या ग्राम? 5 ग्राम। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 में से कितना? 5 ग्राम। इसको मान लेते हैं क्या, कि माना केन शुगर का द्रव्यमान, केन शुगर का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम है, 5% है। तो अब केन शुगर का यहाँ अणुभार दे दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पर केन शुगर का अणुभार बराबर दिया है 342। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि ये आइसोटोनिक है, इसको बाद में लिखेंगे। 1% घोल X के साथ है, 1% घोल का मतलब कि X का द्रव्यमान दे दिया है, X का द्रव्यमान दे दिया है 1 ग्राम, 1% मतलब 1 ग्राम। अब हमें क्या करना है कि अब केन शुगर कैसा है? आइसोटोनिक है, तभी ये निकलेगा X का अणुभार, माने X का अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? X का अणुभार बराबर क्या होगा, ये निकालना है। ये कब निकलेगा? ये देखिए आइसोटोनिक दिया, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं मैं। तो यहां पर आप एक चीज जरूर लिख दीजिएगा कि केन शुगर का विलयन कैसा है। जो केन शुगर उसका विलयन आइसोटोनिक है। इस तरह का आइसोटोनिक है। जब आइसोटोनिक है इसका मतलब होता है कि X की केन शुगर का विलयन क्या? आइसोटोनिक है। किसके साथ में है? X के साथ में है। तो यहां लिख सकते हैं आइसोटोनिक है X के साथ, X के साथ क्या है? ये आइसोटोनिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि X की सांद्रता बराबर हो जाएगा केन शुगर का सांद्रता, क्योंकि आइसोटोनिक ये बोल दिया है। तो X के साथ में जो एक केन शुगर है उसका जो विलयन हो कैसा? आइसोटोनिक। इसका मतलब है कि X की जो सांद्रता होगी वही केन शुगर की सांद्रता होगी, और जो दोनों जब सांद्रता बराबर हो जाएगा तो इसमें दोनों में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि X की मोल या मोलों की संख्या बराबर केन शुगर का मोल। और जब दोनों ही बराबर हो गया तो X की मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है कि X का द्रव्यमान बटा X का अणुभार। केन शुगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केन शुगर का द्रव्यमान बटा केन शुगर का अणुभार। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका लिखें तो X का द्रव्यमान कितना है? यहाँ पर 1 ग्राम, 1 बटा इसका हमें निकालना है X का अणुभार हमको निकालना है, बराबर केन शुगर का द्रव्यमान कितना है? 5, केन शुगर का अणुभार कितना है? 342। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो X का अणुभार बराबर क्या निकल जाएगा? 5 इधर 342 बटा 5, 342 बटा 5, और 342 बटा 5 को अगर भाग करते हैं
तो ये आएगा 68.4 जो आपका आंसर है। ये सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है 68.4। इस तरह से ये सवाल हो गया। अब 14 नंबर सवाल है कि 234 ग्राम 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, मैंने घोल बनाया है इतना ग्राम का, उसमें 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे उसका, गिवन दैट। ठीक है, 10 में सबसे पहले लिखते हैं बिलियन का द्रव्यमान। 234 जो बिलियन है 234 ग्राम का है। अब इस बिलियन में कौन है, शुगर और जल होगा, बिलियन होगा। तो इसमें घुल कौन रहा है, चीनी। तो विलय कौन है, चीनी है। विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान इसको W से दर्शाता है, कैसे होता है, W से। उसका दिया हुआ 34.2 ग्राम, ये चीनी इतना है। तो विलय कौन है यहाँ पर, चीनी है, याद रखिए विलय कौन है, चीनी है। तो अब यहाँ पर विलायक कौन हो जाएगा, वाटर जो घुला होगा उसमें। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 234 पूरा विलियन का 0.2 है, इसमें से घटा देंगे कौन सा, 34.2 मेरा क्या है, विलय है। इसमें दोनों से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। 200 ग्राम मेरा क्या है, विलायक, ये पता चल गया। अब मोललता का जो फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर ये होता है विलय की मोल, विलय की मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें, इन केजी में, इन केजी में। ठीक है, तो अब मोललता बराबर निकल जाएगा, मोललता बराबर अब मान रख दीजिए विलय की मोलों की संख्या। तो विलय की मोलों की संख्या का होता है मास गिवन बाई मोलर मास, ये W है, विलय का द्रव्यमान ये M का मान हो जाएगा। ठीक है, ये M का मान हो जाएगा। अब यहां से करते हैं मास गिवन मोलर मास बटा विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम। अब 200 ग्राम को हम केजी, क्योंकि हमको केजी में लिखना है, केजी में लिखना है तो हमने क्या कर दिया, इसको 1000 से गुना ऊपर कर देते हैं, तो क्या बन गया, ये केजी हो गया। क्या हो गया, केजी हो गया। 200 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में। अब इसको लिखे W का मान कितना दिया है, 34.2 गुने 1000, ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, M 234.2 गुने 234.2 गुने 200 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर हम दशमलव को हटाया जाए, दशमलव को हटाया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 34.2 200 दशमलव को हटा दिया जाए, दो जोड़ कर दीजिए पहले, तो हो जाएगा 342 गुने 10 बटा 1 कुछ गलती तो नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ कुछ गलती हो रहा है। यहाँ गलती क्या हो रहा है कि W बटा M से गलती हो रहा है, ये M का मान नहीं होगा, ये तो विलियन का द्रव्यमान है ना, हमने विलय का द्रव्यमान यहाँ निकाला, ये M का मान होगा, यही गलती हो रहा था, हमने गलती पुट कर दिया वैल्यू इसका। 34 W का मान तो ठीक है, M का मान यहाँ पर कितना निकला है, 200 मास गिवन बाई मोलर मास बटा विलायक का द्रव्यमान। हमें निकाला ही नहीं है, क्या लग रहा है,
जो हमने एक चीज़ और निकालना था इसमें, केन शुगर का मोल नहीं, ये भी नहीं हुए तो विलय का दरवान है ना, हमने की छोड़ दिया है। हमने इस जो केन जो ये दिया है चीनी, तो चीनी का हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना, वही m का मान होगा। तो यहाँ निकाल देते हैं, देख लीजिएगा, चीनी का अणु भार बराबर ये आणविक द्रव्यमान बराबर, तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसका सबका निकालिएगा तो मैं एक बार में लिख देता हूँ जोड़ करके। तो चीनी का होता है 12, कार्बन 12 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन 1 गुने 22 प्लस फिर उसके बाद है ऑक्सीजन 16 गुने 11। इस सबको जोड़िएगा तो इसका मान निकल जाएगा 342 ग्राम। ये m का मान है। ठीक, चीनी का जो अणु भार है वो m का मान है, यानी आणविक द्रव्यमान है। ये आणविक द्रव्यमान रखना है, ये तो विलायक का द्रव्यमान है, ये भी नहीं रखेंगे, ये तो बिलियन का द्रव्यमान है। गलती हो गया। 342 कितना है, 342 ग्राम। तो ये पूरा 300 दशमलव हटा दीजिएगा, ये 342 ग्राम हो गया, 0 से 0 कट गया। ये 300 एक दशमलव हटा दिया, 342 गुने 10, अब हटाइए तो 342 है ही, ये 2 आ गया इधर में, ये दशमलव लीटर बना दिए, केजी बना दिए, ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ से 300 दशमलव हटाया हमने, दशमलव हटाया तो नीचे एक 0 आ गया, जबकि यहाँ पे कितना था, 200 था, और यहाँ पर 2 0 कटा दिया तो 2 5 10, 5 आ गया, एक 0 और आएगा, ये वाला जो हमने दशमलव हटाया था वो 0 यहाँ पर आ गया। ये ऊपर में 0, ये 10 वाला ये है, यहाँ से दशमलव हटाया उसके बदले 0 आया, ये तो दशमलव है ही नहीं, 342 ग्राम है, सिर्फ 342 लिख दिया। अब हो गया 10 10 कट गया, 42 कट गया, यानी 1/2 बच गया, यानी 0.5। 0.5 मतलब बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, इसमें बस हमने चीनी का अणु भार छोड़ दिया था, वही अणु भार यहाँ पे गलती होता है, कट नहीं रहा था ये। ठीक है, तो अणु भार क्या कहलाता है, ये m कहलाता है, तभी जा करके आपके यहाँ पर निकलेगा मूलतः। ये चीनी का द्रव्यमान कितना दिया है, चीनी का आपका विलय का द्रव्यमान इतना दे दिया, अब विलय के यहाँ द्रव्यमान ये चीनी का दे दिया, ये द्रव्यमान W का मान, चीनी का द्रव्यमान, अब बेटा चीनी का अणु भार, तो अणु भार हमने चीनी का नहीं निकाला था, यही निकाल देना था, तो ये आपका 0.5 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका 15 नंबर। इस सवाल में NaOH 8 ग्राम के लीटर 1 लीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करें। इस सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या दिया है। गिवन दैट दिया है आपका NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान को W से डिनोट किया जाता है 8 ग्राम। फिर उसके बाद दिया है आपका विलियन, विलियन का आयतन दे दिया, क्योंकि 1 लीटर विलियन में घोला गया, तो विलियन का आयतन दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, कितना दे दिया 1 लीटर। तो हम यहाँ पर हमको मोलरता निकालना है, तो हमको पता है कि NaOH की मोलों की संख्या निकालना बटा आयतन। तो NaOH की मोलों की संख्या कब निकलेगा, मास गिवन बाई मोलर मास, तो हम NaOH का m का मान निकाल लेते हैं। तो NaOH का अणु भार यानी m का मान बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम। मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, यहीं पर एक बार हम मान पुट कर देंगे। तो NaOH का मोलों की संख्या बराबर मास गिवन बाई मोलर मास, मास गिवन कितना दिया है 8, मोलर मास हम निकालिए 40, 8 5 40, 1/5। अभी इसकी मोलरता निकाल लीजिए, मोलरता बराबर NaOH की मोलों की संख्या, NaOH की मोलों की संख्या आप बटा आयतन, आयतन इन लीटर, याद रखिए वॉल्यूम इन लीटर, ये वॉल्यूम है, आयतन निकला है, आयतन वॉल्यूम इन लीटर, अभी लीटर में ऑलरेडी है, तो अब क्या हो जाएगा 1/5, अब बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 1/5 ही हुआ, 1/5 यानी 0.2 ml से CO2, ये मोलरता निकल गई। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल 16 नंबर सवाल में।
16वें सवाल में क्या दिया है, गिवन पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यदि 8 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है तो विलयन को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, 1 मोलर, 0.1 मोलर या 0.5 मोलर या फिर 0.1 मोलर। तो मोलर कहा जाएगा कि मोलर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अब ये इसमें देखते हैं सवाल में। सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, W2 का मान दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज ले लेते हैं, W2 का मान लेते हैं, यहाँ पर W2 ही निकालेंगे कि 8 ग्राम ग्लूकोज में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है, माने ये विलायक है उसमें यही हो गया विलय, ग्लूकोज क्या हो गया विलय, और यहाँ विलायक में उपस्थित तो विलायक वाटर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको विलायक को माना 1, तो इसको मानेंगे W2, यानी यहाँ पर ग्लूकोज का द्रव्यमान हमने ले लिया W2 बराबर 18 ग्राम, यह है ग्लूकोज का द्रव्यमान। W2 किसका, ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ क्या है, ये ग्लूकोज विलय है, ये क्या है, यह 1000 विलायक में घोला हुआ है, पानी क्या है, विलायक है, तो विलायक हम ले लेंगे W1 में लेते हैं, विलय को किस में लेते हैं, W2, तो W2 मतलब 18 ग्राम। अब इसी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, M2 निकाल लेते हैं, इसको M2 का मतलब ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं, उसको किधर गया ग्लूकोज का, देखिए अब यहाँ पर सवाल दिया था उसमें हमने W ले लिया 18 ग्राम और ग्लूकोज का हमने निकाल दिया M2 का मान, तो ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान M2 बोलेंगे, आप लिख सकते हैं ग्लूकोज का अणु भार बराबर कितना जाए, ग्लूकोज का अणु भार निकालिए तो ग्लूकोज का अणु भार हो जाएगा, ग्लूकोज किसको बोलते हैं, C6H12O6 को बोलते हैं, तो C6 C मतलब कार्बन 6 12 आप प्लस H12 1 गुने 12 आप प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन होता है, I का 16 होता है, सबको जोड़ेंगे जब आएगा 180 ग्राम। अब हमारे पास एक और चीज क्या दिया हुआ है, विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो विलायक को हमेशा W1 से मानते हैं, विलायक का द्रव्यमान दिया है 1000 ग्राम, तो हमको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 kg आ जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर निकालने क्या, मोललता, क्योंकि मोललता निकलेगा, जैसे ग्राम के बात होगा तो मोललता निकलेगा, वॉल्यूम की बात होगा तो मोललता होगा, तो यहाँ पर मोललता निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक, केजी ग्राम की बात होगी मोललता, आयतन की बात होगी मोललता, तो मोललता बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला W2 बटा होता है M2 गुने विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर रख दीजिए मान, W2 का मान कितना है 18 ग्राम, ठीक है, M2 का मान आया कितना 180, अब विलायक का द्रव्यमान कितना है 1 kg, क्योंकि हमेशा केजी में आएगा, अभी कट जाएगा 18 दहां काट दीजिए 1/10 यानी 0.1, ये मोलल निकला यहाँ पर 0.1 मोलल, ये डी ऑप्शन सही है। अब है ऑप्शन, अब एक क्वेश्चन और बच गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल 46 ग्राम ग्लिसरीन के विलयन में C3H5OH3 का मोल प्रभाज है, तो अब सबसे पहले मोल प्रभाज में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, जल कौन है, यहाँ पर विलायक है, जल कौन है, विलायक, तो जल के मोल निकाल देंगे, उसको N1 बोलते हैं, N1 बराबर W1 बटा मास गिवन बाई मोलर मास, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, W1 का मान कितना दिया 36 दिया है, जल 36 ग्राम दिया, तो मास की कितना 36 ग्राम, तो 36 बट्टा आप जल का H2O का जो निकालिएगा आप लोग मोलर वर्थ, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया। अब देखें ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन के विलयन में, तो ग्लिसरीन क्या है C3H5OH3, ग्लिसरीन के मोल, इसको कहते हैं N2 बराबर, तो मास गिवन बाई मोलर मास W2 बटा M2,
W2/M2। ठीक है, W2 का मान कितना दिया हुआ है 46 ग्राम ग्लिसरीन का। अब ग्लिसरीन का जब निकालिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, कार्बन 3 तो 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन 5 12, फिर उसके बाद प्लस ऑक्सीजन फिर 3 तो 16 × 3 और फिर हाइड्रोजन 3 तो 1 × 3, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 46/92। 6 दूना 12, 46 दूना 92, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज को बोलते हैं x। तो x2 का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, N2 बटा होता है N1 प्लस टोटल, जिसका निकालना होता है उसका मोल प्रभाज। तो हमने N2 का मोल प्रभाज निकालना है ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन का मोलों की संख्या बटा विलायक की मोल संख्या, जल की मोलों की संख्या प्लस ग्लिसरीन का मोलों की संख्या, इसका मोल प्रभाज बोलते हैं। जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, दोनों को मोलों की संख्या को जोड़ देते हैं, क्या होता है, मोल प्रभाज निकलता है। तो N2 का मान हमें कितना है 1/2 बटा, फिर N1 का मान कितना है 2 और प्लस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 बटा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 प्लस 1/2, इसको निकालेंगे तो 1/2 गुने 2/5, 2 से 2 कट गया 1/5 यानी 0.2। ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इसमें 0.2, ये 0.2 मोल प्रभाज आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, 17 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर। ऐसा आपको अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।